हेलो एवरीवन, संस्कृत ग्रामर क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम उपपद विभक्ति के बारे में जानेंगे। इसके पहले के क्लास में हम कारक और विभक्ति के बारे में जान चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि विभक्ति जानने के बाद ही हम उपपद विभक्ति के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। उपपद विभक्ति का अर्थ है कि पदों के अनुसार विभक्ति का प्रयोग करना। कुछ ऐसे पद होते हैं जिनके अनुसार हमें नॉर्मल से हटके अलग तरह से विभक्ति का प्रयोग करना होता है। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें उसका प्रयोग विभक्ति के अनुसार हमने कैसे किया है वो हम सीखेंगे। पहला शब्द है उभयतः। इसका अर्थ है दोनों तरफ। उभयतः का प्रयोग द्वितीय विभक्ति के साथ करते हैं। वाक्य में प्रयोग कैसे हुआ है देखें। नदीम उभयतः वृक्षाः सन्ति। नदी के दोनों तरफ वृक्ष हैं। नदी के, अब के कारक कब आता है? संबंध के समय। संबंध की चिन्ह है का, की, के, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल से अलग षष्ठी विभक्ति का प्रयोग न करते हुए हमने द्वितीया का प्रयोग किया है, क्योंकि उभयतः के साथ जो भी शब्द होता है जिसके लिए उभयतः का प्रयोग करते हैं, दोनों तरफ का प्रयोग करते हैं, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो नदी का द्वितीय विभक्ति है नदीम। नदी के दोनों तरफ पेड़ है। द्वितीय विभक्ति है, फिर भी हम उसे नदी के ऐसा पढ़ेंगे। दूसरा शब्द है परितः। परितः का अर्थ है चारों तरफ। चारों तरफ, इसमें भी हमें वाक्य में परितः का प्रयोग उसके पहले वाले शब्द में द्वितीया लगा के करेंगे। यहाँ पे है विद्यालय के चारों ओर, तो के है, फिर भी षष्ठी का प्रयोग नहीं है। विद्यालयम, विद्यालय का द्वितीया। विद्यालयम परितः प्राचीरम अस्ति। विद्यालय के चारों तरफ चार दीवारी है। प्राचीरम का अर्थ है चार दीवारी, जो बाउंड्री वॉल होते हैं उसको प्राचीरम कहते हैं संस्कृत में। तो विद्यालयम परितः के साथ हमने क्या प्रयोग किया? विद्यालयम, द्वितीय विभक्ति। सर्वतः, सर्वतः का अर्थ है सभी तरफ। इसमें भी हम जब प्रयोग करते हैं सर्वतः का, तो जिस पद के साथ प्रयोग करते हैं उस पद का द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे है वाक्य में ग्रामम सर्वतः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। गांव के चारों तरफ खेत हैं, तो गांव के, फिर भी यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, ग्रामम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सर्वतः है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ हमेशा हमें द्वितीया का प्रयोग करना है, इनको हम उपपद विभक्ति कहते हैं। प्रति, प्रति का अर्थ है की ओर। इसका अर्थ है की ओर, किसी के तरफ। जैसे इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वाक्यों में प्रयोग देखें। छात्र विद्यालयम प्रति गच्छति। छात्र विद्यालय के तरफ जा रहा है, तो विद्यालय की तरफ, विद्यालयम प्रति, तो प्रति के साथ यहाँ पे द्वितीय विभक्ति। जिसके भी तरफ है, जिसके प्रति है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। निकषा, निकषा का अर्थ है समीप में। इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। वाक्यों में कैसे देखेंगे? उसके पास ये है, तो निकषा जिसके साथ लगेगा उसके द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। विद्यालय के निकट बगीचा है, विद्यालयम निकषा उद्यानम अस्ति। पढ़ने से हमें क्या आता है? विद्यालय के निकट, तो के हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? षष्ठी विभक्ति, लेकिन निकषा है इसलिए हमने विद्यालय के में षष्ठी नहीं प्रयोग किया है, विद्यालय का द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है निकषा शब्द के साथ। धिक, धिक का अर्थ है निंदा, धिक्कार करना। वहां भी द्वितीया का प्रयोग करते हैं, किसी के लिए बोलना कि धिक्कार है तुम पे, ऐसा कोई शब्द। जैसे मूर्खम धिक, मूर्खों को धिक्कार है। धिक शब्द, तो धिक शब्द के साथ हमेशा द्वितीया का प्रयोग होगा, जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है। धिक शब्द जिसके साथ लगा हुआ है उसका द्वितीय विभक्ति। अभी हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग देखेंगे। कुछ ऐसे शब्द है जिसके साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सह, सह का अर्थ है साथ या सहित। वाक्य में कैसे प्रयोग हुआ? बालिका
बालकेन सह खेलती, बालिका बालक के साथ खेल रही है। तो किसके साथ? बालक के साथ। तो सह के साथ केन, यहाँ पे बालकेन तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सह जहां भी लगेगा, जिसके साथ लगेगा, उसका तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है हमेशा। विना, विना का अर्थ है अतिरिक्त। यहाँ पे तृतीया, पंचमी, द्वितीया इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं अलग अलग जगह पे। यहाँ हम एक उदाहरण देखेंगे। ज्ञान के बिना जीवन बेकार है। तो ज्ञान के आया, लेकिन संबंध का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, विना के साथ हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। ज्ञानेन, ज्ञान के बिना जीवन बेकार। जिसके बिना कहें वहां पे उस शब्द का तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अलम, अलम का अर्थ है वादन। विवादेन अलम, विवादेन, विवाद का अर्थ है झगड़ा। तो विवाद से हमें बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो वहां पे है विवादेन, अलम जहां भी आएगा उसका तृतीया विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ जो भी शब्द हो जिसके लिए अलम है उसके लिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपपद विभक्ति के बारे में जानते हैं। किसी को भी नमस्कार करना हो तो जिसे हम नमस्कार करते हैं उस शब्द में हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हम देखते हैं। नमः का अर्थ है नमस्कार, उसमें चतुर्थी का प्रयोग वाक्य में कैसे करेंगे? जैसे पितृदेव को नमस्कार, तो पितृदेव को, तो देव को, इसमें हमें क्या लगना चाहिए? विभक्ति। कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति लगना चाहिए, पर यहाँ पे चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। नमस्कार कर रहे हैं इसलिए नमः के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति। पितृदेवाय, पितृदेव के लिए। ऐसे ही अगर सूर्यदेव के लिए नमस्कार होता तो सूर्याय या सूर्यदेवाय नमः। ऐसे ही गुरु को नमस्कार करना हो तो गुरु का चतुर्थी गुरुवे नमः। तो नमस्कार करने पे हमेशा उनके लिए चतुर्थी विभक्ति का उस शब्द में प्रयोग करके फिर नमः का हम प्रयोग करेंगे। बहिः, बहिः का अर्थ है बाहर। बाहर, कभी भी बहिः का प्रयोग जब करें तो हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होता है, क्योंकि कहीं से बाहर, वहां से हटके जा रहे हैं, वहां से हटके बात कर रहे हैं, तो अलग होने की बात हो रही है, तो वहां पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग। घर से बाहर तो गृहात बहिः, गृह में पंचमी। विद्यालय से बाहर तो विद्यालयात बहिः। इस वाक्य को देखेंगे, विद्यालयात बहिः बालकाः खेलन्ति, विद्यालय के बाहर बच्चे खेल रहे हैं। वैसे ही किसी भी शब्द का प्रयोग अगर हो बही है तो वहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग, क्योंकि वहाँ से वो अलग होने की बात हो रही है, उससे हट के बात हो रही है, तो पंचमी का चिन्ह है पंचमी विभक्ति का से अलग, इसलिए यहाँ पे विद्यालयात बही बालकाः खेलन्ति। ऊपरी है, ऊपरी का अर्थ है ऊपर। तो किसी भी चीज के ऊपर, उसमें हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। इसके ऊपर, उसके ऊपर, तो के आ रहा है, इसलिए वहां पर हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वृक्षस्य ऊपरी मर्कटाः क्रीडन्ति, वृक्ष के ऊपर, तो वृक्षस्य यहाँ पर कोई भी के ऊपर हो तो यहाँ पर हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अधः, अधः का अर्थ है नीचे। अब यहाँ पर भी नीचे का प्रयोग करना, इसके नीचे, उसके नीचे, पेड़ के नीचे। तो वृक्षस्य अधः पथिका उपविशति, पेड़ के नीचे पथिक राही उपविशति बैठते हैं। यात्री जो भी हैं आने जाने वाले उनको पथिक कहते हैं। तो पथिका उपविशति बैठते हैं किसके नीचे? पेड़ के नीचे। तो यहाँ पर षष्ठी, क्योंकि के आ रहा है, तो अध ऊपरी, उसके ऊपर तो भी षष्ठी और नीचे तो भी वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किसमें? जिसके साथ ये अध या ऊपरी का प्रयोग हो रहा है। जैसे अध इसके साथ प्रयोग हो रहा है, ऊपरी भी वृक्ष के साथ हो रहा है, तो इन दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। अंतः, अंतः का अर्थ है भीतर। अब यहाँ पर भी जैसे उसके अंदर ये हैं
तो वहाँ पर भी ये षष्ठी विभक्ति का, घर के अंदर कोई है, विद्यालय के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, तो अंतः भीतर वहाँ पर हमेशा यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कोई भी शब्द हो, विद्यालयस्य अन्तः छात्राः पठन्ति, तो अंतः के साथ षष्ठी विभक्ति, विद्यालय के। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि वृक्ष के ऊपर, वृक्ष के नीचे, विद्यालय के अंदर, तो सब में के ऐसा प्रयोग किया गया है जो षष्ठी विभक्ति में आता है। तो इसलिए इसमें हमेशा हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो आज हमने कुछ बेसिक उपपद विभक्ति के बारे में जाना है, जो बहुत ही जरूरी है जानना, जिसके अनुसार हम विभक्ति का प्रयोग वाक्यों में करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि उपपद विभक्ति के बारे में हमने जो कुछ भी पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।